हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएसजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 134 यानी कि अलजेब्रा का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू की न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है उस बुक में जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सभी टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे। सभी डेफिनेशंस और सभी थ्योरम्स आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपके बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। आप बुक से वन बाय वन करके मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको सभी लेक्चर्स के वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको जो लेटेस्ट असाइनमेंट होता है जो आपको सबमिट करना होता है उसके भी आपको लेक्चर्स करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन का केवल सॉल्यूशन करके उसका पीडीएफ फॉर्म बना के आपको दे देंगे। जैसे आपके पूरे कोर्स के पूरे सिलेबस के बाकायदा लेक्चर्स होते हैं उसी तरीके से आपका जो असाइनमेंट होगा उसके भी लेक्चर्स होंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने असाइनमेंट को बनाकर सबमिट करने में। इसके साथ ही असाइनमेंट के लेक्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए अपने एग्जाम के पर्पज़ से। और आपके जो प्रीवियस अभी जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। इसके साथ ही आपका जो सिलेबस होगा और आपकी जो बुक्स होगी दोनों का ही पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। और इसके साथ ही आपको आपके सिलेबस के बारे में और आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है जिसका कोई आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। और जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उस टाइम आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा जो कि फ्री होगा आपके फुल कोर्स के साथ में ही। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक फर्स्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्रुप्स, और ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है सम प्रीलिमिनरीज। और यूनिट फर्स्ट का आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो बुक ओपन कीजिएगा, अदरवाइज केवल हमारे लेक्चर्स को फॉलो कीजिएगा, आपको कोई भी बुक ओपन नहीं करनी पड़ेगी। ये आपका यूनिट फर्स्ट है, इसका नाम दे रखा है सम प्रीलिमिनरीज, और यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स दे रखे हैं जो आपको चैप्टर फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट में आपको कवर करने हैं। तो यूनिट फर्स्ट के सिलेबस को हम लोग किस तरह कवर करने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं ना, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, चाहे वो डेफिनेशन हो, थ्योरम हो, या फिर आपके इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल, सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये सारे के सारे हम आपको करवाने वाले। प्लस इसके साथ ध्यान से सुनना, जैसे ही आपके यूनिट फर्स्ट का सिलेबस फिनिश होगा तो यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए होंगे ना उनका सॉल्यूशन भी हम आपको साथ के साथ में करवाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ आपने चैप्टर फर्स्ट फिनिश कर लिया और चैप्टर फर्स्ट के वो क्वेश्चन जो आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं आप उन्हें कर पा रहे हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दो बातें और है उसे आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से जरा। पहली बात, सारे टॉपिक और सारे लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कुछ भी स्किप मत करना। अगर आप कुछ स्किप करोगे तो मे बी पॉसिबिलिटी है आने वाले लेक्चर्स में आपको समझने में दिक्कत होगी। अगर आपको कोई लेक्चर्स या टॉपिक जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, लेकिन स्किप मत करना। दूसरी बात, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना। जितना आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा, आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इसको रफ कर देते हैं, हमें जगह चाहिए होगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट फर्स्ट जिसका नाम क्या दे रखा है सम प्रीलिमिनरीज। और यूनिट फर्स्ट के अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, डिविजिबिलिटी इन जेड, और फर्स्ट टॉपिक का जो ए पार्ट है लीस्ट एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट, ये वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था हमारे लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। ठीक है, आज हम जो करने वाले, आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ये फर्स्ट टॉपिक था ना, यानी हमने जो लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था उससे रिलेटेड आपकी जो इग्नू की बुक होगी उस बुक में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम लोग आज के लेक्चर में फिनिश करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, सारे करेंगे, कुछ भी आपका नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक, सेकेंड टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल किसे कहते हैं, और इसके अंदर भी कई सारे पार्ट है। जैसे सेकेंड के ए में आप लोग क्या पढ़ोगे, थ्योरम फर्स्ट। सेकेंड के बी पार्ट में आप लोग पढ़ोगे थ्योरम 2। सी पार्ट में आप लोग पढ़ोगे थ्योरम थर्ड। अभी एक मिनट सुनना, ठीक है। और डी पार्ट में आप लोग पढ़ोगे थ्योरम 2 का डैश। ये थ्योरम 2 है ना, इसी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म होगा।
और पार्ट ई में पढ़ोगे थ्योरम थर्ड का डैश, यानी जो थ्योरम थर्ड होगी ये वाली, इसका डैश पढ़ोगे। एक बात और ध्यान रखना, इसमें जितने भी आप थ्योरम पढ़ोगे ना, ये इन सभी थ्योरम की आपको केवल स्टेटमेंट समझना है, इसमें से आपको कुछ भी प्रूव नहीं करना। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे जितने भी थ्योरम दे रखे हैं आपको केवल इनकी मीनिंग को समझना है। इसका प्रूफ आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब हम आपको ये करवाएंगे ना टॉपिक 2, हम आपको बुक में भी दिखा देंगे कि बुक में कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, थ्योरम फर्स्ट की स्टेटमेंट बड़ी थी, यहाँ पे हमने केवल उनका शॉर्ट फॉर्म लिखा है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, थ्योरम फर्स्ट का है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसी तरह से हर एक थ्योरम का हमने शॉर्ट नेम लिखा हुआ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बाकी जो इसकी फुल स्टेटमेंट होगी जब हम ये लेक्चर्स आपको करवाएंगे, अब हम आपको उसमें समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग करेंगे टॉपिक नंबर थर्ड, और टॉपिक नंबर थर्ड में हम लोग करने वाले थ्योरम फोर्थ। अगेन थ्योरम फोर्थ की स्टेटमेंट बड़ी है, यहाँ पे जितनी भी थ्योरम होगी ना सभी सभी की स्टेटमेंट काफी बड़ी बड़ी है, तो हम उस थ्योरम का केवल शॉर्ट नेम लिख देंगे। अगर किसी थ्योरम का शॉर्ट नेम नहीं होगा तो उसका थ्योरम नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो टॉपिक नंबर थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम फोर, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। एंड टॉपिक नंबर फोर्थ में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवाइजर किसे कहते हैं, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे फोर्थ का ए पार्ट में कि कॉमन डिवाइजर क्या होगा, बी पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि जीसीडी क्या होगा, और फोर्थ की सी पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरम नंबर फिफ्थ। और थ्योरम जो फिफ्थ है वो जीसीडी पर ही डिपेंड करेगी, इसलिए हमने इसको डिवाइजर वाले ही पार्ट के अंदर रखा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर फिफ्थ, जो क्या होगा आपका मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल किसे कहते हैं, और इसके भी दो पार्ट है। फिफ्थ के ए पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन मल्टीपल क्या होता है, और बी पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम क्या होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपको एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। देन उसके बाद टॉपिक नंबर सिक्स, कुछ स्पेशल नंबर आपको पढ़ने होंगे, जिसके ए पार्ट में हम लोग सीखेंगे रिलेटिव प्राइम या फिर को प्राइम किसे कहते हैं। देन बी पार्ट में हम लोग सीखेंगे प्राइम या फिर कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, और सी पार्ट में हम लोग सीखेंगे थ्योरम किसे कहते हैं। और ये जो थ्योरम सिक्स है, ये जो हमारे जो फर्स्ट है, ये हमारे पार्ट ए और पार्ट बी है ना, इसी पर डिपेंड करेगी, इसलिए हमने इसे टॉपिक नंबर सिक्स के अंदर ही रखा हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद टॉपिक नंबर सेवन में हम लोग करने वाले हैं थ्योरम नंबर सेवन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और इसके अंदर में दो पार्ट करने होंगे। सेवन का जो ए पार्ट है उसमें हम करेंगे क्वाड्रेटिक फर्स्ट, और बी पार्ट में हम लोग करेंगे थ्योरम नंबर एट। और ये दोनों के दोनों डिपेंड करेगी आपकी जो ये है ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसी पर बेस है, इसलिए हमने इसे टॉपिक नंबर सेवन के अंदर ही रखा है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग करेंगे टॉपिक नंबर एट इक्लोडियन एल्गोरिथम, ये एक थ्योरम है, पूरा हमें समझना होगा। देन नाइन्थ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन एंड इट्स टाइप, रिलेशन क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और नाइन्थ के ए पार्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, बी में पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, और सी में पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डी पार्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन, और ई में करेंगे इक्विवेलेंस क्लास से कहते हैं। ठीक है, और ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन टेंथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्टीशन किसे कहते हैं, और पार्टीशन से रिलेटेड आपको थ्योरम पढ़नी पड़ेगी टेंथ के ए पार्ट के अंदर, थ्योरम नंबर 9। अगेन इसकी स्टेटमेंट भी काफी बड़ी थी, इसलिए हमने केवल थ्योरम का नंबर लिख दिया है। ठीक है, देन 11th में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में, इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के बेसिक जो भी डेफिनेशन जो भी टर्म होती है वो हम लोग सीखेंगे। पार्ट ए में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, पार्ट बी में हम लोग करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। सी में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स में कौन कौन से लॉ हैं जो अप्लाई होते हैं, जो वर्क करते हैं। और टॉपिक नंबर डी में हम लोग थ्योरम 10, और टॉपिक नंबर ई में हम लोग थ्योरम 11 करेंगे। अगेन थ्योरम 10 और थ्योरम 11 की स्टेटमेंट काफी बड़ी थी, इसलिए हमने यहाँ पे केवल थ्योरम के नंबर लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद टॉपिक नंबर 12 में हम लोग करने वाले इंट्रोडक्शन टू परम्यूटेशन, इसके अंदर तीन पार्ट हम लोग वो पढ़ने हैं। 12th के ए पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिजिड बॉडी मोशन किसे कहते हैं, बी में पढ़ेंगे सिमेट्रिक, और सी में पढ़ेंगे परम्यूटेशन किसे कहते हैं। और ये टॉपिक आपके आने वाले सभी चैप्टर में, जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे बीएमटीसी 134 के अंदर, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप सारे लेक्चर्स वन बाय वन करके रेगुलर देखते हो तो कुछ भी आपके लिए हार्ड नहीं होगा, और कुछ भी आपके लिए ज्यादा नहीं होने वाला। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था डिविजिबिलिटी इन जेड, यानी डिविजिबिलिटी इन जेड, और उसके अंदर का हमारा फर्स्ट का ए पार्ट था लीस्ट एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट। ध्यान रखना,
इस टॉपिक के जितना भी कॉन्सेप्ट था वो हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर सारी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल सब कुछ हमने अच्छे से समझ लिया था। आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी इग्नू की बुक में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी होंगे ना, वो सारे के सारे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ठीक, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये ध्यान रखिएगा। आपका जो टॉपिक फर्स्ट है, टॉपिक फर्स्ट आपका यही तो था, डिविजिबिलिटी इन जेड। और टॉपिक फर्स्ट का जो ए पार्ट है, लीस्ट एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट, ये हमारा क्या हो गया, फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक फर्स्ट का ही जो आपकी इग्नू की बुक में सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपका E1 है, जो आपका टॉपिक फर्स्ट है, टॉपिक फर्स्ट से रिलेटेड आपका केवल एक ही क्वेश्चन दे रखा है E1, और कोई एग्जाम्पल या एक्सरसाइज आपकी बुक में नहीं है, इसलिए हम इसको केवल इसको सॉल्व करेंगे E1 को। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट दे रखी है ना, हर एक स्टेटमेंट की पहले मीनिंग को समझेंगे, फिर उसे प्रूव करेंगे। मीनिंग समझने के बाद प्रूफ करना आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, लेट ए बी सी बी नॉन जीरो इंटीजर, देन आपको ये सारे प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि नॉन जीरो इंटीजर आखिर होते क्या हैं। ठीक है, फिर हम इसे प्रूफ करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं नोट करके। ठीक है, नोट करके आपको समझना है, नॉन जीरो इंटीजर्स, ये आपको समझना है ये क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं ये तो आपको पता है, ये तो होते हैं इंटीजर। जीरो, एक सेकंड, ऐसे समझना आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर, ऐसे ही तो होते हैं ना। हाँ, तो ध्यान रखना, जीरो को छोड़ दो। जीरो को छोड़ने के बाद जितने भी आपके ये नंबर बचते हैं ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन जीरो इंटीजर। यानी ऐसे इंटीजर जो क्या है, जो जीरो नहीं है। तो जीरो के अलावा बाकी सारे तो जीरो नहीं है ना, केवल जीरो ही जीरो है। तो इस जीरो को छोड़ दो और बाकी के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे नॉन जीरो इंटीजर कहलाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम इसका पहला वाला पार्ट प्रूव करते हैं, सबसे फर्स्ट वाला। फर्स्ट में क्या कहा इन्होंने, तो पहले वाले में आपको प्रूफ करना है, क्या दे रखा है पहले वाले में, ए डिवाइड ज़ीरो कॉमा में प्लस माइनस वन डिवाइड बाय ए, है ना। प्लस माइनस वन डिवाइड करता है किसको, ए को। देन थर्ड वाला हमारे पास क्या है, प्लस माइनस ए डिवाइड बाय ए, है ना, फोर ऑल। एक सेकेंड बच्चों, इसको थोड़ा पास पास करके लिखना होगा। ठीक है, जगह थोड़ी सी कम होगी, एक मिनट रुक जाना बस। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या देखा था, सबसे पहला वाला देखा था ए डिवाइड बी, मतलब ए डिवाइड ज़ीरो। सेकेंड हमारे पास क्या दे रखा था कि प्लस माइनस वन डिवाइड ए। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या दे रखा था कि प्लस माइनस ए डिवाइड ए। और यहाँ पे क्या दे रखा हमारे पास, फोर, फोर सम, थोड़ी सी जगह कम हो रही है लेकिन आप लोग समझ जाओगे आई थिंक, है ना। फोर सम, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आपका जेड, इतना आप समझ जाओगे ना। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड वाले पार्ट को, फिर हम थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए करके लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या दे रखा है, ए डिवाइड ज़ीरो, इसको हम लोग सबसे पहले प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं, एक मिनट। ठीक, तो पहले इसकी मीनिंग समझ लो, आखिर इसकी मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग हम आपको यहाँ पे साइड में समझा देते हैं, नोट करके समझना। मीनिंग में ये बोल रखा है कि अगर हम ए से डिवाइड करते हैं ज़ीरो में, है ना, और ए क्या हमारे पास बिलोंग्स टू जेड, तब आपका आंसर क्या होने वाला। देखो, पहले वाले केस में ए क्या है, दूसरे कलर से कर देते हैं, यानी ए क्या है, ए क्या है, ए बिलोंग्स टू जेड है। यानी कि मतलब अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग वन में, यानी वन से डिवाइड करते हैं ज़ीरो को,
यानी इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 0/1 और आपका आंसर क्या आएगा 0। हमने क्या कहा था, जो स्टार्टिंग में जो नंबर लिखा होता है उसे हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है। सेम इसी केस में अगर हम करते हैं 2/0, तो इसका भी क्या मतलब हुआ, 0 ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा, तब भी आपका आंसर कितना आने वाला है 0। अगर हम लोग इसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, नंबर चेंज कर लो, मान लो आपने क्या लिख दिया -3 लिख दिया /0, तब आपका आंसर कितना आएगा 0/-3, तब भी आपका आंसर कितना आने वाला है 0 आने वाला है। कहने का मतलब ये है, आप जब भी आप किसी भी इंटीजर से किसी भी इंटीजर का 0 में डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा 0/a=0, और हमें यही प्रूफ करना है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यही प्रूफ करना है, जब भी हम ए क्या है, इंटीजर है, जब भी हम किसी इंटीजर का डिवाइड करते हैं 0 में तो आपका आंसर हमेशा कैसा आता है 0 आता है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और एक बहुत ही बेसिक सी स्टेटमेंट है, समझना। और यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम जानते, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं जब भी हम a में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। याद करो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, मतलब जब भी हम किसी भी इंटीजर में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आने वाला है 0 आने वाला। और डिविजिबिलिटी वाले रूल में आपने क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि आप इस नंबर को कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते, यानी 0 में 0/a, याद करो, एक सेकंड, इसे थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे, है ना। आप इस आपने कहा था इस 0 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0/, हमने क्या किया, इस नंबर को नीचे लेकर आ गए, इसके नीचे, है ना, ठीक है। 1 मिनट, बस 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे लगा देंगे ये वाला एरो, ठीक। क्या हो गया हमारे पास, कितना आप लोग लिख सकते हो, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। और सेम इसी इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेम इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, देखो रिवर्स कर दो, उससे क्या होगा, हमने रिवर्स ही तो किया है, यानी 0/a=0, और ये कितना हो गया, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। अरे हमने क्या किया, हमने यही तो किया, हमने इस वाले पार्ट को लेफ्ट में लिख दिया, है ना, और इस वाले पार्ट को राइट में लिख दिया, इनकी पोजीशन आपस में हमने क्या कर दी, चेंज कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और आपको ये वाला डायग्राम दिखकर आपको समझ में आ रहा होगा इसका क्या मतलब है। याद करो, हमने डिविजिबिलिटी में बताया था कि इसका मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका a जो है वो डिवाइड करता है किसको, 0 को, है ना। हम लिखेंगे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। याद करो, आपने डिविजिबिलिटी में यही तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर कहीं पर ऐसा नंबर लिखा हो b/a और आपका आंसर c आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a डिवाइड करता है किसको, b को, तो वही तो हमने कर दिया है। अगर 0 ऊपर है, a आपका नीचे है, तो और आपका आंसर एक आपका c भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला नंबर यानी कि a डिवाइड करेगा ऊपर वाले नंबर यानी कि 0 को, तो हमने वो लिखा a/0। ये आपका प्रूव हो गया, इसलिए लिख दोगे हैंस प्रूव, केवल प्रूव वर्ड भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ लिख दो प्रूव, ठीक। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को प्रूव करेंगे, बी वाला जो पार्ट दे रखा है, इसके बी वाले पार्ट में आपको ये प्रूफ करना था कि प्लस माइनस, एक सेकेंड, वीडियो को बैक करके आप देख लेना, कि +-1 वो डिवाइड करता है किसको, a को, है ना, फॉर सम a बिलोंग्स टू z, ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले इसकी मीनिंग समझ लो, इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब यही तो दे रखा है, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है कि +-1 डिवाइड करता है किसको, a को, और a क्या है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है, 1 मिनट, इसका मतलब यही तो है कि आपका जो +1 है वो डिवाइड करेगा किसको, a को, या फिर जो आपका माइनस है 1 है वो डिवाइड करेगा हमारे पास किसको, a को, ठीक है। तो इसका पहला वाला केस क्या बनेगा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपका +1 हमारे पास क्या, यानी कि +1 हमारे पास अगर 2 को डिवाइड करेगा तब आपका आंसर क्या आएगा, कुछ ऐसे तो हम लिख सकते हैं, 2 में +1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, +2, है ना। और सेम इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं,
कि जो -1 है वो भी आपका 2 को डिवाइड करता है, तो इसमें भी हमारा आंसर क्या आएगा, 2 डिवाइड में -1, तभी आपका आंसर कितना आएगा, -2। सेम ऐसे ही केस में दूसरा देखो, मान लो आपके पास ये रखा है हमारे पास +1, वो डिवाइड करके हमारे पास किसको, 6 को। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 अपॉन में +1, तब आपका आंसर कितना आएगा, +6। और हम क्या करते हैं, -1 से भी डिवाइड कर सकते हैं 6 में, तब भी आपका आंसर कितना आने वाला है, 6 अपॉन में -1 यानी कि -6। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि जो आपका +-1 होता है उससे हम डिवाइड कर सकते हैं हर एक इंटीजर को, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। इतना ठीक है। इसको आपको प्रूव करना है, देखो बहुत आसानी से प्रूव करना है। इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी जगह चाहिए होगी, ठीक। देखो इसे कैसे आप लोग लिखोगे, अगेन वही लिखोगे, सिंस सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, आप जानते हो कि 1 × a, जब भी हम 1 की मल्टीप्लाई किसी भी ए में यानी किसी भी नंबर में करेंगे तो आपका आंसर सेम आने वाला है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। इतना क्लियर है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कुछ ऐसे नहीं लिख सकते। देखो क्या फर्क पड़ेगा अगर हम इस 1 को इसके नीचे लेकर आ जाएं, तब ये नहीं बन गया, यानी a इक्वल टू में a अपॉन में +1, क्योंकि हमारे पास फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। और इसी चीज़ को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो इसको ऐसे लिख दीजिए, यानी a डिवाइड में +1 इक्वल टू a, हमने केवल उनकी लेफ्ट एंड राइट पोजीशन को चेंज कर दिया है ना। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम a में डिवाइड कर सकते हैं किससे, +1 से, और आपका आंसर कितना आएगा, a आएगा, है ना। और यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर +1 डिवाइड a, यानी +1 से a में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किसके लिए, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू जेड। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, पहला वाला पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड देखो, अगेन अगेन वी नो दैट, अगेन वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, आप ये भी जानते हो, अगर हम -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -a के साथ, तब भी आपका आंसर कितना आने वाला है, a आने वाला है। और अगेन इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि -a इक्वल टू में a अपॉन में -1, इसके आगे एरो लगा लो, ठीक है, ये वाला एरो अगेन। और इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, इनकी पोजीशन चेंज कर दो आपस में, यानी ये कितना हो गया, a डिवाइड में -1 इक्वल टू में -a। अब आपको यहाँ पे आसानी से दिखाई दे रहा होगा, जब हम a में -1 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा, -a। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि -1 डिवाइड करता है किसको, a को, इसके लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे ये और लिख दो, एक सेकेंड बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, फॉर ऑल और ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक। अब आप यहाँ पे दोनों में नोटिस करो, आप दोनों इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट से ये मिल रहा है कि +1 a को डिवाइड करता है, और दूसरे से में आपको मिल रहा है कि -1 भी a को डिवाइड करता है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर ये लिख देंगे, नाउ नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, दोनों इक्वेशन अगर मिक्स करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि +-1 डिवाइड करता है किसको, a को, देखो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू जेड, यहाँ पे फोर सम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला साइन लगा देंगे एरो का, और इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक। अब हम लोग करेंगे इसका थर्ड पार्ट, सी वाला जो पार्ट है। इसके थर्ड वाले पार्ट में ये बोल रखा है कि जो आपका +-a होगा वो डिवाइड करेगा आपको a को, है ना, फोर सम a बिलोंग्स टू जेड। अब नोट करके पहले इसकी मीनिंग समझ लीजिए, फिर हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा था कि +-a डिवाइड करेगा a को, है ना, यहाँ पे फोर सम, यहाँ पे फॉर ऑल लिख देते हैं हम लोग, मतलब हर एक नंबर के लिए ऐसा पॉसिबल है करना।
ठीक है। तो अगर हम इस केस की बात करें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम ना प्लस माइनस टू से डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, टू में। मतलब हम लोग इसे, इसका मतलब यही तो है, देखो हम अलग से कर देते हैं, ठीक है। पहला इसका ये मतलब हो गया, ये वाला जो टू है ऊपर वाले टू में हम प्लस के टू से डिवाइड कर सकते हैं ना। आपका आंसर कितना आएगा, प्लस का वन आएगा। या फिर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर वाला टू दे रखा है, इसमें हम माइनस का टू से डिवाइड कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, माइनस का वन आएगा। कहने का मतलब ये है, एक सेकंड बच्चों कलर चेंज कर लेते हैं, कि हम लोग प्लस टू से टू में डिवाइड कर सकते हैं तब भी आपको एक आंसर मिल जाएगा, और हम माइनस टू से भी टू में डिवाइड कर सकते हैं तब भी आपको एक आंसर मिल जाएगा। इतना आपको ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं, बहुत बेसिक है, लिख कर देखिएगा, ठीक है। अगेन इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, अभी अभी जस्ट हमने सीखा था, हमने क्या सीखा था अभी, अभी तो हमने बैक करके ये सीखा था, है ना। हम इसका यूज करेंगे, है ना। अभी हमने क्या सीखा था, सिंस वी नो दैट कि प्लस माइनस वन डिवाइड करता है किसको, ए को, है ना, फोर सम, फोर सम ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या करके लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ए डिवाइड प्लस माइनस वन, आपका यही तो आंसर आएगा, प्लस माइनस यही तो आएगा। जब आप ए में प्लस वन का डिवाइड करोगे तो प्लस का ए आएगा, और माइनस वन का डिवाइड करोगे तो माइनस का ए आएगा। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, फोर सम ए बिलोंग्स टू जेड। अब अगेन करना क्या, आपको करना कुछ भी नहीं है, इन दोनों की पोजीशन को आपस में चेंज कर देना है। तो इनकी जब हम पोजीशन को चेंज करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए अपॉन में प्लस माइनस ए इक्वल टू में प्लस माइनस वन, फोर सम, फोर सम ए बिलोंग्स टू जेड। और यहाँ पे आप नोटिस करो, इसका क्या मतलब है, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, इस लाइन का मतलब है कि हम ए में डिवाइड कर सकते हैं प्लस माइनस ए से, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर, एक सेकेंड, देयरफॉर, देयरफॉर वी कैन से प्लस माइनस ए डिवाइड करेगा किसको, ए को, फोर सम ए बिलोंग्स टू जेड, है ना। और इसको आप लोग कर दो ब्रैकेट में क्लोज, पे ऐसे एरो लगा दो और यहाँ पे लिख दो नीचे प्रूफ। इतना आपको करना था, ठीक है। ठीक, अब हम लोग इसका सेकंड करते हैं, यानी सेकंड वाला पार्ट, है ना। सेकंड वाले पार्ट में इन्होंने क्या बोल रखा है हमारे पास, यहाँ पे बोल रखा है इफ ए डिवाइड बी, अगर ए बी को डिवाइड करता है ना, इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या है, ए सी डिवाइड बी सी, फोर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। इसका क्या मतलब है, मतलब यह है कि इन्होंने दे रखा है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो आपको शो करना है कि जो ए सी होगा वो बी सी को डिवाइड करेगा। पहले हम आपको इसे नंबर से करके दिखा देते हैं, फिर इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। बस एक मिनट रुकना, नोट करके यहाँ पे देखो, यहाँ में हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास ये दे रखा था इफ ए डिवाइड बी, तो हमें शो करना है कि जो ए सी होगा वो डिवाइड करेगा किसको, बी सी को, है ना। तो देखो इसको नंबर से हम आपको करके दिखाते हैं। आप यहाँ पे कोई भी तीन नंबर एज्यूम कर लो, मानो आपने ए क्या मान लिया, ए आपने मान लिया टू, है ना, और बी आपने क्या मान लिया एट, और आपने सी क्या मान लिया थ्री। ठीक है, इस केस में आप देखोगे जो ए इक्वल टू टू है वो बी इक्वल टू एट को डिवाइड करता है। इट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं ना, टू डिवाइड एट। अभी आपको समझ में आ रहा है ये देखो, ठीक। और अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इस टू में, अगर हम ए में सी की मल्टीप्लाई करेंगे और बी में भी सी की मल्टीप्लाई करेंगे, जो ए सी आएगा वो डिवाइड करेगा किसको, बी सी को। अभी करके देख लो, यानी इस टू में मल्टीप्लाई करो किसकी, सी यानी थ्री की, यानी अगर हमने टू में थ्री की मल्टीप्लाई करी और एट में भी हम लोग थ्री की मल्टीप्लाई करो, कितना हमारे पास आंसर आ रहा है, टू थ्री जा सिक्स और एट थ्री जा कितना हो गया, 24।
यहाँ पे आप नोटिस करोगे 6 जो है वो 24 को डिवाइड करता है। कहने का सिंपल सा मतलब था, अगर 2 आपको 8, अगर 2 8 को डिवाइड कर रहा है और अगर मैं 2 में भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आंसर भी 24 को डिवाइड करेगा ही करेगा। अभी इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है इसका प्रूफ करना। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस वी हैव ए डिवाइड बी फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, देन देयर एग्जिस्ट डी बिलोंग्स टू जेड सच दैट। अरे यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है ना कि ए बी को डिवाइड करता है, तो और ए बी क्या है, जेड के अंदर बिलोंग करेगा। तो अगर ए बी को डिवाइड करेगा तो आपके पास एक ऐसा डी मिलेगा जो कि जेड के अंदर बिलोंग करेगा। वो कैसा डी होगा, कुछ इस तरीके से ही तो होगा, यानी कि बी अपॉन में ए इक्वल टू में डी, और यहाँ पे लिख दोगे फोर डी बिलोंग्स टू जेड। अब इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा नहीं ले सकते, बी इक्वल टू में ए डी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4D बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पे एरो का साइन लगा दो, ये वाला, ठीक है। नाउ अब सिंपल से इसमें ना, नाउ मल्टीप्लाई, एक सेकेंड बच्चों, आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेना, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई बाय सी इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है ना, इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम लोग सी की मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करना है अभी देखना जरा, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या, हमने मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर कितना आ गया, बी सी इक्वल टू में हमारे पास क्या था, ए डी था, और इसमें भी हमने क्या कर दिया, सी की मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। और इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू में ए सी, है ना, और आपका ये कितना आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा, क्योंकि ये कम वो एसोसिएटिव है, तो हम ब्रैकेट्स को आपस में क्या करते हैं, कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, बी सी अपॉन में क्या हो गया हमारे पास, ये ए सी इक्वल टू में डी। और इसके आगे पहले एरो लगा दो, 1 मिनट, यहाँ पे कर दो एरो, ये भी आपका एरो यहाँ पे लगा दो, ये भी यहाँ पर एरो लगा दो, और यहाँ पे साइड में ये भी लिख दो, 4A कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, है ना, बिलोंग्स टू जेड। यहाँ भी लिख दो 4A कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू जेड, और यहाँ भी लिख दो 4, सब ये सब आपको लिखना जरूरी है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिखा है बी सी ऊपर लिखा है, ए सी नीचे लिखा है, और जब हम लोग ने बी सी में ए सी से डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आ गया, डी आ गया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए सी है ना, ए सी से हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, बी सी से, किसमें, 4A कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू जेड के लिए। और हमें यही तो प्रूफ करना था, देखो जरा बैक जाके देखो, हमें यही प्रूफ करना था। मैं लिख दो प्रूफ। हमने ऐसा डिवाइड क्यों किया, एक्चुअली हमें हमें ये प्रूफ करना था कि ए सी जो है बी सी से डिवाइड हो जाता है, तो हम लोग हमारे पास आंसर ये तो आना चाहिए, बी सी अपॉन में ए सी आना चाहिए, और हमारे पास सी नहीं था, इसलिए हमने सी की मल्टीप्लाई की, ठीक है। ठीक, अब हम लोग इसका थर्ड वाला पार्ट प्रूफ करते हैं। थर्ड में इन्होंने क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है ए डिवाइड बी, अगर ए बी को डिवाइड करता है एंड बी डिवाइड सी, और बी सी को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए जो होगा वो सी को भी डिवाइड करेगा, है ना। और किसके लिए, 4A कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। इसकी पहले मीनिंग समझ लो, फिर इसको हम लोग प्रूव करते हैं। पहले वाले केस में क्या बोल रखा है इन्होंने, ये बोल रखा है, इसने बोल रखा है ए बी को डिवाइड करेगा, है ना, और बी सी को डिवाइड करेगा, तो आपको शो करके दिखाना है जो ए होगा वो सी को डिवाइड करेगा। तो इसका हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो नंबर से। मान लीजिए हमने ए इक्वल टू क्या ले लिया, हमने 2 ले लिया, है ना, और बी इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया, और सी इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 8 ले लिया। तो इस केस में अगर आप नोटिस करोगे
टू जो है वो डिवाइड करेगा फोर को, यानी ए डिवाइड करेगा हमारे पास इसको बी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बी हमारे पास कितना था, फोर था, बी फोर था। और फोर डिवाइड किसको कर रहा है, सी को। सी मतलब क्या है, एट। अरे आराम से नोट करके देखो ना, ए डिवाइड कर रहा है बी को मतलब टू डिवाइड कर रहा है फोर को, बी डिवाइड कर रहा है सी को मतलब फोर डिवाइड कर रहा है एट को। तो इस केस में आपको प्रूफ करना है ये जो ए होगा वो डिवाइड करेगा सी को। ए क्या हमारे पास टू है, टू डिवाइड करेगा किसको, एट को। और ऑब्वियसली बात है टू एट को डिवाइड करता ही करता है, हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, हमें हमें ये प्रूफ करना है ए डिवाइड सी। तो अगर आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि ए डिवाइड सी, तो यानी आपको ऐसी कुछ इक्वेशन आपको आपको शो करनी पड़ेगी, सी अपॉन में ए करके कुछ ऐसा लेकर आना होगा आपको, है ना। और यहाँ पे साइड में कुछ होना चाहिए, तो हम ये लाने की कोशिश करेंगे और बहुत ही ईजी है ये भी लाना। देखो अगेन सेम इसका भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस वी हैव सिंस वी हैव ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी for a comma b belongs to z, then there exists d belongs to z such that, अरे वही तो बात होगी कि अगर a b को डिवाइड करता है तो वहाँ पे आपको एक d मिल जाएगा z के अंदर, वो कैसा होगा, कुछ ऐसे ही तो होगा, b अपॉन में a इक्वल टू में आपका d, है ना। और यहाँ पे लिख दोगे फोर d बिलोंग्स टू z, और इसको आप लोग क्रॉस करके कुछ ऐसे करके नहीं लिख सकते, b इक्वल टू में ए डी, और ये कितना हो गया, फोर डी बिलोंग्स टू जेड। इसे कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। और इसको कर दोगे आप लोग ब्रैकेट में क्लोज, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एरो का साइन लगा दो और यहाँ पर भी आप लोग ये एरो का साइन लगा दो, ठीक है। ये हो गया पहले वाले केस के लिए, ए डिवाइड बी के लिए। अब हम करेंगे बी डिवाइड सी के लिए, है ना। एंड वी नो दैट बी डिवाइड सी, है ना, फोर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड, देन देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जेड। हमने यहाँ पे दूसरा सिंबल ई क्यों लिया, अरे हम डी पहले यूज कर चुके इसलिए हम लोग दूसरा सिंबल ई लेंगे, है ना। कैसा होगा, सच दैट, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सी अपॉन में बी इक्वल टू में ई, यहाँ पे लिखोगे फोर ई बिलोंग्स टू जेड। और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं लिख सकते, सी इक्वल टू में बी ई फोर ई बिलोंग्स टू जेड। हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको भी हम लोग ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ये मर्जी है ब्रैकेट में क्लोज करना आपका, ठीक है। इसको एरो लगा दो और इसको भी यहाँ पे एरो जरूर लगा देना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, नाउ एक सेकेंड बच्चों, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी, पुट द वैल्यू ऑफ बी, इसको आप जितना लिखोगे ना उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, यानी जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट में जो बी की वैल्यू थी, यानी बी इक्वल टू ए डी, ये बी की वैल्यू थी ना, बी इक्वल टू में ए डी, इसको आपको पुट करना है इस इक्वेशन में, यहाँ पे बी के जगह पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, बी हमारे पास क्या था, यहाँ लिख दोगे, एक सेकेंड, एक मिनट बस, सिंस बी इक्वल टू हमारे पास क्या था, एक सॉरी एक सेकेंड, सी इक्वल टू बी था ना, हाँ एक मिनट, इन सी इक्वल टू में बी ई। अब यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दो, बी हमारे पास क्या दे रखा है, बी हमारे पास दे रखा है ए डी, यहाँ पुट करो तो ये कितना हो गया हमारे पास, बी की जगह हमने ए डी पुट कर दिया, और हमारे पास कितना आ गया, ए डी इंटू में ई, ये हमने बी की वैल्यू पुट की, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी करके लिख सकते हैं, सी और ब्रैकेट में कर दो, इसको ए को बाहर निकाल दो डी को, और सी ए को हम लोग कैसे नीचे नहीं लिख सकते, है ना। और कितना हो गया हमारे पास डी ई, साइड में ये भी लिख दो, हमारे पास फोर बी सी ई बिलोंग्स टू जेड, इसमें भी लिख दो
फोर ए सी डी और ई बिलोंग्स टू जेड, है ना। और इस वाले केस में क्या होगा हमारे पास, फोर ए सी डी और आपका ई बिलोंग्स टू जेड, और यहाँ पे भी कितना हो गया हमारे पास, फोर ए सी डी और आपका ई बिलोंग्स टू जेड। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, अरे हमें यही तो लाना था, याद करो हमें क्या था, सी अपॉन ए लाना था। और यहाँ पे देखो देखो सी अपॉन ए आ गया, देखो सी अपॉन ए, सी अपॉन ए का क्या मतलब है, सी अपॉन ए का मतलब ये है कि ए डिवाइड सी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा फोर डी कॉमा ई बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, इसको ना व्हाइट कलर में ही लिखते हैं ना, एक मिनट रुक जाना। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए डिवाइड सी फोर डी कॉमा ई बिलोंग्स टू जेड। इसको आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो क्लोज करके, ठीक है, ट्रू। और इसके आगे ये वाला साइन लगा दो एरो का, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है, और फोर्थ क्या बोल रखा है, फोर्थ में ये बोल रखा है अगर आपका ए बी को डिवाइड करता है ना, एंड बी ए को डिवाइड करता है, तो इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन कब होगी, अगर ए इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस बी होगा, फोर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। अब इसको करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझना, इस सिंबल का मतलब क्या होगा। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा सिंबल दिख जाता है, कौन सा वाला, ये वाला सिंबल, है ना, इस सिंबल को आप लोग क्या बोलते हो, इफ एंड ओनली इफ, शॉर्ट में बोलते हैं आई और डबल एफ, यानी इफ एंड ओनली इफ, आपको पता होगा, ठीक है। मतलब ये कि अगर इस सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी लिखा हुआ है ना, और राइट हैंड साइड में कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको दो बातें प्रूफ करनी होती है। क्या प्रूफ करना है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करके राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करनी होती है, ठीक है। और दूसरा आपको अगेन राइट हैंड साइड का यूज़ करके आपको लेफ्ट हैंड साइड को आपको प्रूफ करना होता है। यानी इस केस में आप लोगों को क्या करना होगा, एक सेकंड बच्चों, इस केस में आपको दो चीज़ प्रूफ करनी होगी। आपको इस पूरे लेफ्ट हैंड का यूज़ करके सबसे पहले ये वाला राइट हैंड साइड वाला पार्ट प्रूफ करोगे, पहला वाला ये पार्ट प्रूफ कर दोगे, देन इसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद आप लोग इस राइट हैंड साइड वाले पार्ट का यूज़ करके इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को प्रूफ करोगे, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। अब हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। एक मिनट, प्रूफ करने से पहले इसकी मीनिंग तो समझ लो, मतलब ये आपने तो अभी सिंबल का मतलब समझा, लेकिन इसने बोला था ये समझ लो। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है, तो ये तभी होगा जब ए और बी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे और प्लस माइनस के साइन के होंगे। जैसे देखो बोल रखा है अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है ना, और बी आपको ए को डिवाइड कर रहा है, ये कंडीशन कब बनेगी, जब ए और बी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, है ना, और प्लस माइनस के होंगे। जैसे मान लो, अगर मान लो टू क्या कर रहा है, देखो सीधी सी बात है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि टू फोर को डिवाइड करे और फोर भी टू को डिवाइड करे, ऐसा तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो ऐसा पॉसिबल क्या होगा, ऐसा पॉसिबल तभी होगा अगर मान लो टू मतलब पहला वाला नंबर अगर दूसरे वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है और दूसरा वाला नंबर भी पहले वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों ही क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, यानी टू इक्वल टू में प्लस माइनस टू होगा। मतलब पहला वाला नंबर अगर ए है तो दूसरा वाला नंबर या तो प्लस का टू होगा या तो माइनस का टू होगा। देखो इसी केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से दो पार्ट नहीं बन गए, पहला वाला पार्ट इसका ये बन गया, क्या हो गया, टू डिवाइड कर रहा है प्लस टू को, है ना, और प्लस टू डिवाइड कर रहा है टू को, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। या फिर हम इसका दूसरा वाला पार्ट ये भी लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, एक सेकेंड बस, है ना। दूसरा वाला पार्ट हमारे पास था, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टू डिवाइड कर रहा है माइनस टू को, कर सकता है, दूसरा माइनस टू डिवाइड कर रहा है टू को, ये भी कर सकता है। तो अगर कोई दो नंबर आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, या तो वो दो नंबर कैसे होंगे, जो दोनों नंबर सेम होंगे और दोनों नंबर प्लस माइनस के होंगे। अभी समझ में आ रहा है, या तो दोनों नंबर कैसे होंगे, प्लस 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 के होंगे, या फिर एक प्लस का होगा और एक आपका माइनस का होगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम इसे प्रूफ करते हैं, ठीक है।
प्रूव यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड वाला पार्ट यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, एक मिनट रुकना बच्चों। जैसा कि हमने आपको समझाया था, सबसे पहले हम लोग क्या प्रूव करेंगे, हम ना इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को पूरा यूज करके ये राइट हैंड साइड वाले पार्ट को प्रूव करेंगे सबसे पहले, फिर इसका सेकंड वाला। ठीक है, अब इसको यहाँ रफ नहीं करेंगे, आप लोग समझ जाओगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस वी नो दैट वी नो दैट एक सेकेंड, सिंस वी नो दैट, यहाँ पर नो दैट मत लिखो, वी हैव लिख दो। ठीक है ना, कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन दे रखा है, सिंस वी हैव ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड ए फॉर a comma b belongs to z, then there exists d comma e belongs to z such that अरे सिंपल सी बात है ना, अगर a b को डिवाइड करेगा तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा d, अगर b a को डिवाइड करेगा आपके पास एक आंसर आएगा e। और वो कैसा होगा, कुछ ऐसे ही तो होगा। जब हमने b में a का डिवाइड किया, पहले वाले की बात करें, जब हमने b में a का डिवाइड किया तो आपके पास आंसर कितना आ गया, d आ गया। यहाँ पे लिख दो फोर डी बिलोंग्स टू जेड, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बी इक्वल टू में ए डी, और ये कितना हो जाएगा, फोर डी बिलोंग्स टू जेड। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे एरो लगा दो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये एरो लगा दो यहाँ पे। ठीक है, पहले वाले हो गया पार्ट के, आप सेकेंड वाले पार्ट के लिए करो। नाउ अगेन जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट हमारे पास क्या दिया था कि ए अपॉन में बी इक्वल टू में ई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर ई बिलोंग्स टू जेड। पहले वाले पार्ट में ए नीचे था बी ऊपर था, और सेकेंड वाले पार्ट में बी नीचे और आपका ए ऊपर है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक आपको समझ में। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ए इक्वल टू में हमारे पास बी ई, फोर ई बिलोंग्स टू जेड। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इसको आप यहाँ पे एरो लगा दो। अब यहाँ पे क्या करोगे, बहुत सिंपल सा है। नाउ नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में से b की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में आपको पुट कर देना है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a तो हमारे पास ऑलरेडी दे रखा था, b यहाँ पे पुट करना है। b हमारे पास क्या दे रखा था, ए डी, यहाँ पुट कर दो। ये कितना हो गया हमारे पास, ये ए डी, और यहाँ पे कितना हो गया ई, है ना। यहाँ पे लिखोगे फोर डी कॉमा ई बिलोंग्स टू जेड, और यहाँ पे एरो का साइन लगा दो। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे, हम इस वाले ए से इस वाले को कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, जितना आंसर आएगा इसको कैंसिल आउट करने के बाद, जैसे हम कैंसिल करेंगे तो लेफ्ट हैंड में हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास वन बचेगा, और इधर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डी ई बचेगा। और इसको आप लोग लेफ्ट राइट करके कुछ ऐसे ही तो लिख सकते हो, डी इक्वल टू ई, और यहाँ पे लिख दो फोर डी कॉमा ई बिलोंग्स टू जेड। ये भी लिख दो फोर डी कॉमा ई, एक सेकेंड बच्चों, फोर डी कॉमा ई बिलोंग्स टू जेड, और इसके आगे आप लोग क्या लगा दो, एरो लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात नोटिस करना, और वीडियो को पॉज, पहले हमारी बात सुन लेना और फिर वीडियो को पॉज करके देखना ना। यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे ये बोल रखा है जब हम डी में ई की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, वन आता है। तो गैस करो डी की और ई की पॉसिबल क्या क्या वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर दो ही तो केस बनेंगे, एंड वी नो दैट, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड कर लेना। ठीक है, एंड वी नो दैट इक्वेशन थर्ड ट्रू
वेन एवर पहला वाला क्या होगा, अगर आपका डी वी वन है और आपका ई वी वन है, तभी तो हमारे पास क्या आएगा, d इंटू ई इक्वल टू वन। अगर d की वैल्यू भी वन है और e की वैल्यू भी वन है, तभी तो आपका d इंटू ई वन आएगा। और दूसरे वाले केस में क्या होगा, अगर आपका d कैसा है, माइनस वन है, और e भी क्या आपका माइनस वन है, तभी तो हमारे पास d और e की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का वन आएगा। आपको समझ में आ रहा है, d भी माइनस वन होगा और e भी माइनस वन होगा, तभी आपका d क्या आएगा, आपका वन आएगा। अब इसको कंबाइन करके लिखते हैं, यानी हमारे पास इसका आंसर कितना मिल जाएगा, आप नोटिस करो। इसका मतलब हमारे पास जो d की जो वैल्यू होगी, एक सेकंड बच्चों इसका कलर चेंज करते हैं, यानी हमारे पास d क्या क्या हो सकता है, d हमारे पास प्लस माइनस वन हो सकता है, यानी d की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस वन हो सकती है, और e की भी जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, प्लस माइनस वन हो सकती है ना। d की वैल्यू या तो प्लस की वन होगी या तो माइनस वन की होगी, या तो e की वैल्यू प्लस वन होगा या की वैल्यू माइनस वन होगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नाउ अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ई, पुट द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या थी, यही तो थी, a इक्वल टू में बी ई, है ना। और हमारे पास e की वैल्यू हमारे पास क्या, यही तो आई प्लस माइनस वन, और इसको सही से लिखो तो ये कितना हो गया, a इक्वल टू में प्लस माइनस बी, और हमें यही तो प्रूफ करना था। यहाँ पर लिख दो इसके आगे, है ना, यहाँ पे लिख दोगे फोर ए कॉमा बी कॉमा ई बिलोंग्स टू जेड, यहाँ पे भी लिखो फोर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, और इसके आगे भी लिखो फोर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। ये सब लिखना जरूरी होता है, ठीक है, अदरवाइज मार्क्स आपके कट जाते हैं। ठीक ठीक, अब यहाँ पे नोटिस करना, इसका सेकंड पार्ट करने से पहले हमने आपको क्या कहा था, ये वाला हमने कंप्लीट कर दिया। हमने क्या कर दिया, इस लेफ्ट हैंड वाले पार्ट से राइट हैंड वाला पार्ट प्रूव कर दिया। अब हम लोग इस राइट हैंड वाले पार्ट का यूज़ करके इस लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को प्रूव करेंगे, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या देखा था, नाउ कन्वर्सली, रिपीट करते हैं ना, नाउ कन्वर्सली बोलते हैं जब दूसरे साइड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ कन्वर्सली, अब हमें क्या पता है, नाउ कन्वर्सली वी नो दैट, एक सेकंड बच्चों इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट वाला, वी नो दैट, हमें क्या पता, हमें पता है कि ए और बी कैसे हैं, आपस में इक्वल है और प्लस माइनस साइन के हैं, है ना, आपस में इक्वल है और प्लस माइनस साइन के हैं। और आप सभी जानते हो, अगर कोई दो नंबर सेम है, देखो अगर कोई भी दो नंबर कैसे हैं, सेम है और प्लस माइनस साइन के, यही तो बोल रखा है, यही तो गिवन है हमारे पास। देखो यही बोल रखा है कि दोनों नंबर कैसे हैं, आपस में इक्वल है और प्लस माइनस साइन के। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यही तो होगा, अरे यही तो होगा, टू डिवाइड करेगा प्लस टू को, है ना, या फिर टू डिवाइड करेगा किसको, माइनस टू को, या फिर आप इसे रिपीट भी कर सकते हो, प्लस टू ऊपर कर सकते हो, ये वाला टू नीचे कर सकते हो, या फिर माइनस टू ऊपर कर सकते हो, प्लस टू नीचे कर सकते हो ना। तो इससे इस लाइन को हम केवल स्टेटमेंट में लिख देंगे, देयरफॉर ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड ए फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, और यहाँ पे लिख दोगे प्रूफ। अरे अभी तो हमने पीछे क्या था, आपको प्लस माइनस ए डिवाइड ए, अगर दोनों नंबर सेम होते हैं तो हम उन्हें आपस में डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये तो बोल रखा है ए और बी के आपस में सेम है और प्लस माइनस नंबर के हैं, इसलिए हम लोग इसका यूज करके इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब इसका लास्ट वाला पार्ट है वो देख लो, फिफ्थ नंबर का। उसमें क्या बोल रखा है, इसमें ये बोल रखा है अगर आपका सी डिवाइड ए, अगर सी ए को डिवाइड करता है, ठीक है, एंड सी डिवाइड बी ना, तो आपको शो करना है जो आपका सी है वो डिवाइड करेगा किसको, ए एक्स, एक सेकेंड बच्चों, ए एक्स प्लस में बी वाई को, और यहाँ पे लिख दोगे फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड। मतलब क्या, इसका मतलब समझ लो बहुत सिंपल सा है। अगर
सी ए को डिवाइड कर रहा है और सी बी को डिवाइड कर रहा है ना। और अगर हमने ए में किसी एक्स की मल्टीप्लाई की, बी में किसी वाई की मल्टीप्लाई की और दोनों को ऐड कर दिया, तो वो जो सी होगा वो तब भी इस ए एक्स प्लस बी को डिवाइड करेगा। इतना आई थिंक बेसिक अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने काफ़ी सारा डिटेल में आपको समझा दिया। अब हम इसको डायरेक्ट प्रूव करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। और प्रूफ का मतलब जानते हो, आपको ये प्रूफ करना है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको ये प्रूफ करना है कि सी डिवाइड करता है किसको, ए एक्स प्लस में बी वाई को, इसका मतलब आपको कुछ ऐसा सिंबल लाना होगा कि ए एक्स प्लस में बी वाई डिवाइड में सी, कुछ ऐसा आपको लेके आना होगा, तभी तो हम लोग ऐसे लिख पाएंगे। अगेन पहले के जैसे लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस सिंस वी हैव सी डिवाइड ए एंड सी डिवाइड बी फॉर A comma B comma C belongs to Z, then there exists D comma E belongs to Z such that, आप लोग जानते हो ना इसे। एक सेकेंड, ये तो देखा, अगर C A को डिवाइड करेगा तो आपके पास एक D मिलेगा, अगर आपका C B को डिवाइड करेगा तो आपके पास एक ऐसा E मिलेगा। वो E कैसा होगा, तो पहले वाले केस में करते हैं C और A के लिए, यानी A अपॉन में C इक्वल टू में D, और यहाँ पे लिख दोगे 4 डी बिलोंग्स टू जेड, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते, यानी कि ए इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास ये सी डी, और यहाँ लिख दोगे 4 डी बिलोंग्स टू जेड, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे ये एरो का साइन लगा दो, ठीक। एंड ब्रैकेट में भी क्लोज आप करना चाहो तो कर सकते हो, हम इसे ब्रैकेट में क्लोज करना सही समझते हैं इसे, ठीक है। अगेन अब दूसरे वाले पार्ट के लिए करो, दूसरे वाले पार्ट में कहता है अगर सी बी को डिवाइड करेगा तो आपके पास आंसर क्या होगा, ई होगा। इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं बी अपॉन में सी इक्वल टू में ई, यहाँ पे लिख दो 4 ई बिलोंग्स टू जेड, 4 ई बिलोंग्स टू जेड, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया सी ई, और ये कितना हो गया हमारे पास, ही 4 ई बिलोंग्स टू जेड होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको भी अगेन ब्रैकेट में क्लोज कर दो, उसके सामने एरो लगा दो, ठीक है। नाउ अब बहुत सिंपल है, अब क्या करना है, नाउ नाउ फोर सम एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड, हम कोई भी दो एक्स वाई नंबर लेते हैं और उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। आप जानते हो कि ए कॉमा बी कॉमा एक्स कॉमा वाई चारों के चारों क्या हैं, इंटीजर के अंदर से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग उसे कुछ इस तरीके से ए एक्स प्लस में बी वाई ऐसे करके लिख सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे है ना, आपको ए की और बी की वैल्यू पुट करनी है। कहाँ से, देखो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है सी डी, और बी की क्या दे रखी है हमारे पास सी ई, इसको पुट करना है किसमें, हमारे पास इसमें पुट करना है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे ए हमारे पास क्या दे रखा था, हमारे पास सी डी दे रखा है एक्स प्लस में, और बी हमारे पास क्या देखा, हमारे पास सी ई दे रखा है। यहाँ पे साइड में लिख देना आप लोग, ठीक है, यहाँ पे अलग से लिख देना, यहाँ पे हम थोड़ा जगह यहाँ पे लेकर लिख देते हैं, यहाँ लिख दोगे पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इसको फिर क्लोज कर देना ऐसे करके, ठीक। यहाँ पे करो, इसको आप ऐसे कर सकते हो, ब्रैकेट को चेंज कर सकते हो, डी एक्स प्लस में सी बाहर लिया, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास ई वाई, और दोनों में से हमने क्या लिया सी कॉमन लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास ये डी एक्स प्लस में ई वाई, है ना। और यहाँ साइड में हमारे पास क्या चल रहा था, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास था ए एक्स प्लस में बी वाई, यहाँ भी क्या था हमारे पास ए एक्स प्लस में बी वाई, यहाँ पे एरो लगा दो और यहाँ पर एरो लगा दो। अब आप लोग क्या कर सकते हो, इस डी एक्स प्लस ई वाई को इधर नीचे लेकर आ सकते हो ना, या फिर आप इस सी को भी नीचे लेके आ सकते हो ना, इस सी को इधर नीचे लेके आ सकते हो, समझ गए है ना आप, इस सी को हम इसके नीचे लेकर आ जाएंगे, है ना, इसके नीचे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्चुअली में ये हमारे पास ऐसा हो जाएगा कुछ ऐसा कि ए एक्स प्लस में बी वाई अपॉन में सी, और इक्वल टू में हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है डी एक्स प्लस में ई वाई, और यहाँ पे लिखेंगे
फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी, है ना, कॉमा डी कॉमा एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड। और इस केस में आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, हमने यही तो बोला था, अगर आपको कहीं पर ऐसा हुआ, ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, देखो अगर कहीं पर आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाता है कि ए एक्स प्लस बी वाई ऊपर हो और सी नीचे हो, तो इसका मतलब क्या होता है, सी डिवाइड कर रहा है किसको, ए एक्स प्लस में बी वाई को। और हम यही तो प्रूफ करना था, देखो यही हमें प्रूफ करना था, ये लिखा है ना, तो ये हम लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर देयरफॉर सी डिवाइड ए एक्स प्लस में बी वाई फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड, प्रूफ। ये आपको इतना करना था, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या करना है अब, नेक्स्ट हमारा ये जो हमारा टॉपिक फर्स्ट था, हमारा अभी ये हमारा फिनिश हो चुका है टॉपिक फर्स्ट, डिविजिबिलिटी इन जेड। और इसका जो ए पार्ट था, लीस्ट एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट, हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। सभी डेफिनेशन, सारे कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपकी बुक में, वो सारे के सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। आप लोग इसका रिविजन कर लेना, अच्छे से लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर थर्ड, और लेक्चर नंबर थर्ड में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जो सेकंड टॉपिक दे रखा है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल समझेंगे। और सेकंड टॉपिक के अंदर कई सारी थ्योरम्स है, थ्योरम ए पार्ट, बी पार्ट, सी डी और ई पार्ट, ये सारी थ्योरम्स है। हमें इनकी केवल स्टेटमेंट को समझना है, प्रूव नहीं करना है। हम आपको बुक में दिखा देंगे, बुक में भी लिखा हुआ है, आपको केवल इनकी स्टेटमेंट को समझना है, प्रूफ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर